चला दी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु एकेडमी के एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज की अपनी इस प्यारी सी क्लास में जुड़ेंगे। हम लोग रोजाना बातें करते हैं जीके या जीएस के बारे में। इसी जीके या जीएस में अब बातें कर रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के अंदर। आज रसायन विज्ञान के लिए हमारी अंतिम क्लास होगी, जिसके अंदर हम लोग थोड़ा बहुत एसिड बेस सोल्ट पढ़ेंगे, थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और अपने केमिस्ट्री को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्लास नंबर क्या हमारी, तो आप लोग बोलेंगे क्लास नंबर है हमारी 4th, क्लास नंबर 4। अब इसी क्लास नंबर 4 के अंदर हमारा प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, लिटमस का प्राकृतिक रंग होता है। मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी अम्ल, क्षार या लवण को पता करने के कुछ प्रकार है। उनमें से एक बात ये थी, मैंने आपसे लिटमस पेपर की है। लिटमस पेपर, पहला क्वेश्चन तो यहीं से सोल्व होगा कि भाई ये प्राकृतिक रंग कैसा, तो आप लोग बोलेंगे बैंगनी रंग प्राकृतिक, यानी वायलेट कलर है। इसको ठीक करेंगे भाई, वायलेट यानी कि बैंगनी रंग है इसका, तो आप लोग बोलेंगे लिटमस पेपर का। अभी बैंगनी रंग है तो लिटमस पेपर कहां से आया, तो आप लोग बोलेंगे ये थैलोफाइटा का एक उदाहरण है। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का उदाहरण। थैलोफाइटा क्या है, ये पादप जगत की सबसे बड़ी, पादप जगत में सबसे बड़ा है भाई क्या, थैलोफाइटा, सबसे बड़ा थैलोफाइटा। ठीक है, इसके अंदर 10 लाख पेड़ों की प्रजाति आती है भाई। 10 लाख पेड़ों की प्रजाति किस में आती है, तो आप लोग बोलेंगे थैलोफाइटा में आती है। इसके बाद अगर लिटमस पेपर के बारे में बात करें, लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है। अभी इसी लिटमस पेपर से हम पता करते हैं कि भाई यदि लिटमस पेपर पर मैंने सल्फर डाल दिया, तो लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे काला रंग हो जाएगा। लिटमस पेपर का काला रंग हो जाएगा, ये बात आप लोग याद रखेंगे लिटमस पेपर से। ठीक है, काला रंग हो जाएगा लिटमस पेपर का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अम्ल लिटमस पेपर को डैश रंग में बदल देते हैं। अम्ल किस कलर में बदल देते हैं, अम्ल यानी कि एसिड्स। एसिड टर्न लिटमस पेपर इनटू, तो आप लोग बोलेंगे नीले और लाल, ब्लू एंड रेड, नीले और लाल कलर में बदल देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं, ये बात याद रखेंगे। वैसे लिटमस पेपर ज्ञात कितने हैं, तो आप लोग बोलेंगे लिटमस पेपर ज्ञात है 12। टोटल लिटमस पेपर कितने ज्ञात हैं, 12 लिटमस पेपर, लेकिन हमें 2 ज्ञात है। 2 ज्ञात में आप लोगों को पता चल गया भाई, एक नीला है और एक लाल है, ब्लू एंड रेड। ये 2 लिटमस पेपर हमें ज्ञात है। इसी लिटमस पेपर से हम क्या पता चलते हैं, हमें पता चलता है अम्ल है या क्षार है या फिर लवण। ठीक है, अम्ल की बात मैं आपसे कर चुका हूं, क्षार की बात कर चुका हूं। अब बातें करेंगे हम लोग लवण के बारे में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का नहीं है। यूज ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑफ एसिडिटी, रबिंग बेकिंग सोडा ऑन आंट बाइट्स, ट्रीटमेंट ऑफ सोइल विद क्विक लाइम डिपॉजिट ऑफ जिंक लेयर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उदासीनीकरण दैनिक जीवन में उदासीकरण का नहीं है उदाहरण, ये पूछा है। ठीक है, अभी उदासीनीकरण के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर। देखो, एक H+ आयन के माध्यम से हम लोग क्या पता करते हैं, हम लोग अम्ल, क्षार व लवण का पता करते हैं। अम्ल, क्षार व लवण, इनका पता हम लोग H+ आयन से भी करते हैं, यानी हाइड्रोजन की मात्रा से भी हम इसका पता चला सकते हैं। हाइड्रोजन की मात्रा से हाइड्रोजन की मात्रा से हम लोग किसका पता चलाते हैं, तो आप लोग बोलेंगे हाइड्रोजन की मात्रा से अम्ल, क्षार व लवण का पता चलाते हैं। ठीक है, अम्ल, क्षार व लवण का पता चलाते हैं। तो एक तो है H+ आयन। H+ आयन कब आएंगे, तो आप लोग बोलेंगे जब स्ट्रोंग बेसिड होगा, स्ट्रोंग एसिड प्लस वीक बेस, वीक बेस होगा तब क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे तब होगा H+ आयन। यदि मैं H- आयन की बात करूं, H- आयन कब होगा भाई, तो आप लोग बोलेंगे जब वीक
एसिड, वीक एसिड प्लस स्ट्रोंग बेस होगा, स्ट्रोंग बेस होगा, तब क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे तब होगा H माइनस आयन। H प्लस और H माइनस आयन के बारे में ये बात आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। H प्लस आयन के माध्यम से हम क्या पता चलाते हैं, तो आप लोग बोलेंगे हम पता चलाते हैं कि भाई हम पता चलाते हैं कि भाई एसिड है, बेस है या साल्ट है। तो आपको पता चल गया भाई, इसके बारे में आप लोग आंसर देंगे कि भाई उदासीन, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का उदाहरण नहीं है, तो आयरन में जिंक की परत जमाना ये उदासीनीकरण का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे हास्य गैस, लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, आदमी हंस हंस के ही मर जाता है, ये वो लाफिंग गैस है। जब किसी कमरे में लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है तो ऑटोमेटिक हंसी आने लगती है। ठीक है, तो आंसर क्या देंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे। अभी नाइट्रस ऑक्साइड से एक बात और याद रखेंगे, मैंने बताया था आपको लवण। ठीक है, क्वेश्चन आता है लवण का निर्माण कब होता है, जब मैं एसिड, एसिड के अंदर क्या जोड़ दूं, एसिड प्लस बेस कर दूं, तो क्या बन जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे एसिड में यदि मैंने बेस मिला दिया तो लवण का निर्माण होगा। लवण का होगा, जल का होगा और ऊष्मा का होगा। लवण, जल और ऊष्मा, इनका निर्माण होगा। अब देंगे लवण तीन प्रकार के हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से हैं, एसिडिक लवण, एसिडिक लवण, बेस लवण यानी क्षारीय लवण, बेस लवण, और तीसरा है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण लवण। ये तीन प्रकार के लवण हैं, एक एसिडिक लवण और एक बेस लवण और एक उदासीनीकरण लवण। ये तीन प्रकार के लवण हम लोग देखते हैं। एसिडिक लवण क्या होते हैं, जब मैं स्ट्रोंग एसिड, स्ट्रोंग एसिड के अंदर वीक बेस मिला देता हूं, वीक बेस मिला देता हूं तो किसका निर्माण होगा, तो आप लोग बोलेंगे तो निर्माण होगा एसिडिक लवण का। अगर मैं बेस लवण की बात करूं तो वीक एसिड में, वीक एसिड में जब मैं स्ट्रोंग बेस मिला दूंगा, स्ट्रोंग बेस मिला दूंगा तो आप लोग क्या बोलेंगे, तब निर्माण होगा बेस लवण का। उदासीनीकरण क्या होगा, जब वीक एसिड होगा और वीक बेस होगा तब उदासीनीकरण का निर्माण होगा। ठीक है, या स्ट्रोंग एसिड डाल लो या स्ट्रोंग बेस डाल लो, तब भी किसका निर्माण होगा, तो आप लोग बोलेंगे उदासीनीकरण लवण का निर्माण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया पहले भी, एक अम्ल राज है, अम्ल राज यानी कि एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, ये क्या है, ये सफाई करने का काम करता है। और ये क्या है, अम्लों का राजा। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस। अम्लों का राजा क्या है भाई, तो आप लोग बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या है, नाइट्रिक एसिड अम्लों का राजा है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे मान लेता हूं भाई मैं A प्लस बी मिला दिया, ये क्या है, ये क्या है, एसिड, ये क्या है, बेस। जब एसिड के अंदर बेस मिलाया तो किसी ने किसी मिश्रण का निर्माण हुआ। जब मिश्रण का निर्माण हुआ तो उसी मिश्रणों में से एक मिश्रण क्या है, तो आप लोग बोलेंगे एक मिश्रण है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसी नाइट्रिक अम्ल को अम्लों का राजा बोला जाता है। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन होता है। कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। इस अपाचन से राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सहायक है, नींबू का रस, दूध या मैग्नीशियम, एक्वारेजिया या सिरका। चार ऑप्शन दे दिए, एक बार जल्दी से आप लोग मेरे को आंसर बताएंगे। पूछा गया आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन होता है। जब अपाचन होता है भाई तो उसमें क्या क्या चीज सहायक बनती है। ठीक है, तो किसका निर्माण होगा भाई, तो आप लोग बोलेंगे दूध या मैग्नीशियम। ठीक है, अभी एक शब्द पढ़ते हैं जिसका नाम है आइसोटोन। आइसोटोन्स, किसी तत्व या परमाणु में, किसी तत्व या परमाणु में
न्यूट्रॉन संख्या का होना, न्यूट्रॉन संख्या का होना क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे आइसोटोप कहलाता है। इसके बाद आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार होता है किसी तत्व या परमाणु में, किसी तत्व या परमाणु में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, व प्रोटॉन के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे आइसोबार कहलाता है। ये दो बातें आप लोग आइसोटोन्स और आइसोबार से बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्जिलेट का सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्जिलेट के बारे में पूछा है। CaCO2 CaC2O4 CaC4O2। कैल्शियम ऑक्जिलेट के बारे में पूछ लिया भाई, अब आप लोग आंसर देंगे कैल्शियम ऑक्जिलेट का। ठीक है, तब तक हम लोग बातें कर लेंगे किसके बारे में? आइसोटोप हो गया, आइसोटोन हो गया, एक आइसोटोप्स। अब तक हमने बात की थी किसकी? आइसोटोन की। आइसोटोन की बात की थी ना शायद, किसकी बात की थी? आइसोटोन की। यहां पर बात करेंगे आइसोटोप्स की। आइसोटोप क्या भाई? जब परमाणु संख्या भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न तथा परमाणु द्रव्यमान, तथा परमाणु द्रव्यमान समान हो, समान हो तो क्या कहलाएगा? आप लोग बोलेंगे तो कहलाएगा आइसोटोप्स। मैं प्रेडिक्टेबल में आपको बताता हूं। एक है आर्गन, एक है आर्गन, दूसरी क्या है? दूसरी है फोस्फोरस।
हेलो, नमस्कार भाई, सुना? हाँ रोहित, सुना? क्या आप ऑनलाइन है? ऑफलाइन कल तो शुरू होगा, आज तो होया एक तय। हाँ, आज तू कट रहा है, तू भी आया कर। पेपर देने से पहले आइए मेरे ते, मेरे तो मिलकर जाइए बड़ा। ठीक है, ओके भाई, ओके। तो भाई हम बातें कर रहे हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। डैश वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। तो मैंने बताया था अभी, डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब थोड़ी बातें करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या होता है केमिकल रिएक्शन। जब किसी तत्व या परमाणु को मिलने के बाद उत्पाद बनता है, मिलाने के बाद उत्पाद बनता है, और अभिक्रिया करके नया कारक बनाता है, नया कारक बनाता है, नया कारक बनाता है, या पुराने बंध तोड़कर नए बंध का निर्माण करता है, नए बंध का निर्माण करता है। तो वो क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे नए बंध का निर्माण करता है, तो वही क्या कहलाता है? वही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अभी इसी रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग देखेंगे भाई रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। ऊष्मा के द्वारा की गई अपघटन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल यानी कि ऊष्मीय अपघटन, ये किसका एक पार्ट है? ये डीकंपोजिशन का एक पार्ट है। डीकंपोजिशन का यानी कि अपघटन का एक पार्ट है, मैंने बता दिया था इसके बारे में। आगे बातें करते हैं हम लोग। कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन है? तो पहला तो मैंने आपको पढ़ाया था भाई कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन, एक तो इसके बारे में बात की भाई, तत्वों का तत्वों से, यौगिक का तत्व से, यौगिक का यौगिक से, ये कंपोजिशन रिएक्शन है। दूसरा क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है? तो आप लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा क्या है? एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और छठा क्या है? छठा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ये सारे के सारे क्या है भाई? तो ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहले कंपोजिशन, फिर डीकंपोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, और फिर एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन और रीऑक्सीडेशन। अब तक हम बात कर चुके हैं कंपोजिशन की, डीकंपोजिशन की, डिस्प्लेसमेंट की और डबल डिस्प्लेसमेंट की। अब बात बच गई दो, एंडोथर्मिक और ऑक्सीडेशन। पहले बात कर लेंगे हम लोग एंडोथर्मिक की। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, वे अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यानी गुड एमिटर्स होते हैं। ठीक है, यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक।
अभी दो शब्द हैं, एक का मतलब है एंडो, एक का मतलब है एक्सो। ये दो बात समझो, इस एंडो को कैसे याद रखेंगे और इस एक्सो को कैसे याद रखेंगे। एंडो क्या है, एंडो का मतलब है इन, यानी आना, अंदर। इस तरीके से आप लोग एंडो को याद रख सकते हैं। अब पूछे एक्सो का क्या मतलब है, एक्सो का मतलब है बाहर, यानी एग्जिट। एग्जिट यानी कि बाहर भेजना। इस तरीके से आप लोग एग्जिट को भी याद सकते हैं। अब एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक, जब कोई केमिकल, जब कोई रसायन अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके ऊष्मा का, ऊष्मा का अवशोषण करे, अवशोषण करे, वो किसका एक उदाहरण है, तो आप लोग बोलेंगे वो एंडोथर्मिक का एक उदाहरण है। अब बात करूं एक्सोथर्मिक, ये क्या भाई, जब कोई रसायन, जब कोई रसायन, जब कोई रसायन अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके ऊष्मा को, ऊष्मा को निकालता है, ऊष्मा को निकालता है, तो वो किसका एक उदाहरण है, तो आप लोग बोलेंगे वो एक उदाहरण है एक्सोथर्मिक का। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए भाई। एंडो में क्या है, मतलब एंट्री, एक्सो में क्या है, यानी आउट। जब कोई केमिकल अभिक्रिया करके और बाहर ऊर्जा निकालता है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। ये बात आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अधिक प्रतिक्रियाशील, कम प्रतिक्रियाशील धातु उपस्थित रहती है, डिस्प्लेसमेंट में, न्यूट्रलाइजेशन में, डीकंपोजिशन में, रेडॉक्स में। मैंने आपको बता दिया अभी डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। एक बच गया हमारा, क्या बच गया, एक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और एक बच गया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के बारे में देख लेते पहले। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन अंदर आती है, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में अंदर आती है और हाइड्रोजन बाहर निकलती है, और हाइड्रोजन बाहर निकलती है, तो वो क्या कहलाती है, तो आप लोग बोलेंगे वो कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन रिडक्शन क्या होती है भाई, रिडक्शन जब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे, वो क्या कहलाती है, तो आप लोग बोलेंगे वो कहलाती है भाई रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे याद रखेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये हमने की इसकी बात। इसका आंसर क्या दिया आप लोगों ने, तो आप लोग बोलेंगे इसका आंसर दिया विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं। समबारी क्या होते हैं, आइसोबार। तो आइसोबार के बारे में भी बताया मैंने, नाभिक जिसमें समान द्रव्यमान संख्या होती है लेकिन विभिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो आइसोबार कहलाते हैं, यानी समबारी कहलाते हैं। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। अभी नाभिक, एक किसी नाभिक के अंदर, किसी नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर होने वाली अभिक्रिया, होने वाली अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है,
नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। नाभिक्रिया अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है भाई? न्यूक्लियर रिएक्शन कितने प्रकार का होता है? तो आप लोग बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है। ठीक है, जब दो प्रकार का होता है तो इससे और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? कौन कौन से होता है भाई? एक होता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन। इसमें बहुत बड़ा डाउट होता है, क्या फिजन होता है, क्या फ्यूजन होता है? नाभिकीय विखंडन क्या होता है भाई? नाभिकीय विखंडन पर काम करता है परमाणु बम, परमाणु बम। अभी परमाणु बम से क्वेश्चन आता है, परमाणु बम की खोज किसने की? परमाणु बम की खोज की थी भाई एक आदमी जिसका नाम है ओपेनहेमर। ओपेनहेमर एक फिल्म भी आ रखी है, और कई बार आपको ओटो वन भी मिल जाएगा, ओटो वन। ठीक है, ये परमाणु बम के बारे में याद रखेंगे। ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, यानी जब एक नाभिक रिएक्ट करता है तो वो और ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जब उत्सर्जित करता है उसी को क्या बोलते हैं? तो आप लोग बोलेंगे उसी को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। एक दूसरी अभिक्रिया है जिसको आप लोग नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं। संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, इसके नाम से जानते हैं। नाभिकीय संलयन पर कौन कार्य करता है भाई? तो आप लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। और हाइड्रोजन बम की खोज किसने की? आप लोग बोलेंगे एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर नाम का एक आदमी है, इसने क्या किया था? इसने हाइड्रोजन बम की खोज करी थी। ये दोनों बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अभी और भी है, जैसे मैं आपको एक और बता दूं, एक और क्या बात याद रखेंगे, जैसे नाभिकीय संलयन के बारे में थोड़ी बातें और देख लो। नाभिकीय संलयन, इस पर है ना सूर्य जो ऊष्मा निकालता है, सूर्य की ऊर्जा इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर, हाइड्रोजन हीलियम मिलकर इस घटना में भाग लेते हैं, यानी नाभिकीय संलयन में। ठीक है, किसके अंदर होती है? सूर्य के अंदर या फिर हाइड्रोजन बम के अंदर। ठीक, अभी क्वेश्चन पूछा है समस्थानिक और संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, उनका परमाणु द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती है। तो दोनों बात ठीक है भाई। रिगार्डिंग आइसोटोप, आइसोटोप के बारे में एक और दो, दोनों बात ठीक है। ठीक है, 1 and 2 बोथ, 1 and 2 बोथ दोनों ठीक है। अभी एक बात याद रखेंगे, जल, जल के बारे में आपको याद रखना, दो प्रकार का जल है। कौन कौन सा है? एक तो कठोर जल है, कठोर जल, एक साफ जल मान लो। इसके अंदर एक रिएक्शन का काम करना पड़ता है जिससे हम लोग जल को अलग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत बातें हम लोग रहेगी, लेकिन उसको मैं आपको कोशिश करूँ स्टैटिक में निपटा दूं, स्टैटिक में खत्म करा दूं। जैसे डायनामाइट बच गया, डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो आप लोग बोलेंगे डायनामाइट की खोज एल्फ्रेड नोबल ने की थी। एल्फ्रेड नोबल, इसने किसी खोज की थी? तो आप लोग बोलेंगे इसने डायनामाइट की खोज की थी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस बच गए। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन बच गए भाई जो आप लोग अगली क्लास से पूर्ण कर पाएंगे। तो ये थी भाई आज की अपनी क्लास। एक बार जल्दी से मेरे को बताएंगे कि भाई कैसी लगी आज की क्लास आपको, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। जल्दी से बताएंगे भाई कैसी लगी आज की क्लास। अच्छी है, ठीक है। तो भाई आज की बातें हम लोग यहीं तक रखते हैं, और बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हम लोग शुरुआत करेंगे बायोलॉजी की जल्दी। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत, बाय।